बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी एंड इट्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि विस्कोसिटी हम जो चेक कर रहे होते हैं लिक्विड्स की फार्मास्यूटिकल्स में, तो वो किस फील्ड में आती हैं। वो आपने पहले ही पढ़ा है रियोलॉजी में। रियोलॉजी is the science that deals with deformation including flow of matter। रियोलॉजी क्या है? रियो जो है वो फ्लो को डिस्क्राइब कर रहा है, और लॉजी मीन स्टडी। मीन्स कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं फ्लो की, तो वो रियोलॉजी की फील्ड में आता है। मीन्स कि रियोलॉजी इटसेल्फ एक फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफॉर्मेशन के हवाले से, कि किस तरह डिफॉर्मेशन हो रही है सॉलिड्स की, किस तरह आपका जो डिफॉर्म हो रहा है जो मटेरियल है वो का फ्लो पैटर्न क्या है। Viscosity is defined as the resistance in the flow of liquid under an applied stress। Viscosity की डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें एक टर्म आती है रेजिस्टेंस की। मीन्स के जो फ्लो है लिक्विड का, उसमें जो लेयर्स हैं, बेसिकली जो लिक्विड की लेयर्स होती हैं, तो उनके दरमियान एक इंटरनल फ्रिक्शन होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है रेजिस्टेंस की। मीन्स के जो लिक्विड है, लिक्विड का फ्लो होना और उसकी जो रेजिस्टेंस आना, वो कहलाती है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड। मीन्स की रेजिस्टेंस आ रही है, वो लिक्विड के फ्लो में आ रही है जब स्ट्रेस जो है वो अप्लाई की जाए, अंडर एन अप्लाइड स्ट्रेस। और यहाँ भी वही बात लिखी हुई है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन two layers of liquid which resist the flow of liquid। नेक्स्ट, इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए, अगर आपका जो कोर्स आउटलाइन है उसमें विस्कोसिटी के हवाले से जो है वो टॉपिक में ये बताया भी गया है कि आप उसकी एप्लीकेशन भी बताएं। तो उस एप्लीकेशन में ये हमें जानना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है वो हमें यूज़फुल रहता है उसकी स्टडी करने के लिए। Many pharmaceutical preparation are dispersion of solids or liquids in liquid or semi-solid vehicles, and their usefulness often depend on their flow properties। Pharmaceutical preparations है, उसमें चाहे न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात की जाए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात की जाए, ज़्यादातर जो है वो डिस्पर्जन ही होते हैं सॉलिड के या लिक्विड के, जिसमें व्हीकल्स जो है वो लिक्विड और सेमी सॉलिड हो सकते हैं। और ये इन सब का फ्लो प्रॉपर्टीज का पता होना ज़रूरी है। Few dispersed systems are Newtonian and most exhibit non-Newtonian flow behavior। जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड्स आपने पढ़े होंगे पहले भी, इसमें वाटर है, इटसेल्फ ग्लिसरीन है, आपने लैब में परफॉर्म भी करके देखा होगा इसको। और जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं उसमें जो है वो आपके कोलॉइड्स आ जाते हैं, जेल्स आ जाते हैं, सस्पेंशन आ जाते हैं। तो वो सारे आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, और ज़्यादातर जो है वो नॉन न्यूटोनियन होती हैं हमारे फार्मास्यूटिकल्स में। The presence of rheological phenomenon in pharmacy is evident in the levitation or mixing of ointments on slabs, the use of a mortar and pestle to prepare suspension and emulsion। रियोलॉजिकल फेनोमेना की प्रेजेंस की बात हो रही है, जिसमें हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करके देखे हैं। हमने डिस्पेंसिंग की लैब की थी, उसमें ऑइंटमेंट्स बनाए थे। तो उसमें मैंने आपको तब भी बताया था कि जो उसकी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी एक फिक्स होती है, डिफाइंड होती है कि हमें कितनी क्वांटिटी में वो इंग्रेडिएंट हमें लेने हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्टिव फ्लो में आ रहा होता है। अगर उनकी इंग्रेडिएंट डिफाइंड नहीं हुई, वहाँ पे मिस्टेक हुई, या जो है उनके नेविगेशन की बात हो रही है,
और उसके अलावा मोर्टार एंड पेसल है, कितना मिक्स करना है, कितने टाइम के लिए मिक्स करना है, चाहे हम सस्पेंशन बनाएं या इमल्जन्स बनाएं। तो एक ख़ास टाइम होता है और फिक्स्ड या डिफाइंड उसके इंग्रेडिएंट होते हैं, क्योंकि इन सब का इम्पैक्ट जो है वो बाद में फ्लो में ही आता है। तो रियोलॉजिकल फेनोमेना या उसकी स्टडी जो हम करते हैं तो वो बहुत यूज़फुल होती है हमारे फार्मास्यूटिकल्स के लिए। Squeezing ointments, creams, or toothpaste from a collapsible tube, spreading lotion on the skin, or spraying liquids from atomizers or aerosol cans all involve rheological phenomena. ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, टूथपेस्ट हैं, ये कोलैप्सिबल ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। हम शेयर स्ट्रेस थोड़ा सा अप्लाई करते हैं तो वही जब भी वो आउट आती हैं, चाहे ऑइंटमेंट हो, क्रीम हो, तो उनका भी ख़ास एक फ्लो पैटर्न होता है और उसकी विस्कोसिटी भी उसके अकॉर्डिंग मेंटेन की जाती है। अगर उसकी विस्कोसिटी में फ़र्क आ गया तो ईजिली जो है वो फिर स्क्वीज आउट नहीं हो सकता। तो यहाँ भी इसकी एप्लीकेशन है कि रियोलॉजिकल फेनोमेना या उसके पैटर्न के हवाले से हमें पता होना चाहिए। उसका यूज़ इन फॉर्मुलेशन पे भी है। चाहे हम लोशन की बात करें जो स्किन पे यूज़ हों, या एरोसोल हैं उनका जो स्प्रे, क्योंकि लिक्विड स्प्रे किया जाता है तो वो भी एक ख़ास फ्लो से, एक ख़ास अमाउंट से जो है वो स्प्रे होता है, तो उनका भी इम्पैक्ट फ्लो से ही आता है, उसकी विस्कोसिटी से ही हो। तो इन सब का यूज़ जो है वो इसकी जो एप्लीकेशन है या इनका यूज़ कहते हैं रियोलॉजिकल फेनोमेना का या उनकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये पता होगी जब भी हमारी फॉर्मुलेशन जो है वो हम उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और सिर्फ फॉर्मुलेशन बनाना ही नहीं है, आगे अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी, और उसके अलावा जब तक पेशेंट उसको यूज़ ना कर ले, तब तक जो है उसकी विस्कोसिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये सब इन सब का जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा द फ्लूइडिटी ऑफ सॉल्यूशन टू बी इंजेक्टेड बाय syringe और इन्फ्यूज्ड इंट्रावेनसली। अब इंजेक्शन अगर इंजेक्ट किया जा रहा है, कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, या इन्फ्यूज हो रहा है इंट्रावेनसली, तो वो भी ज़ाहिर है वहाँ पे भी जो है वो उसका विस्कोसिटी का पैरामीटर आ जाएगा कि उसकी भी खास विस्कोसिटी होगी, या जो सॉल्यूशन है बेसिकली फ्लूइडिटी है, यहाँ पर फ्लूइडिटी की बात हो रही है सॉल्यूशन की, तो वो उसका भी एक खास कोई एक फ्लो पैटर्न होगा। The flexibility of tubing used in catheters. कैथेटर्स हैं, ठीक है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, मीन्स कि उसमें कोई फ्लो अगर फ्लो हो रहा है किसी भी लिक्विड का, तो उसकी वजह से कैथेटर ब्रेक ना हो। The centrality of rheological behavior to many unit operations in pharmaceutical manufacturing, to drug product functionality and stability, and to patient or consumer use of dosage form and delivery system, necessitates a thorough understanding of rheology and the measurement of rheological behavior. ये भी वही बात हो रही है जो पहले डिस्कस हो चुकी थी कि रियोलॉजिकल बिहेवियर का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो आता है जब कोई मैन्युफैक्चरिंग हो। मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, तो वहाँ पे इनका इम्पैक्ट जो है वो उसकी स्टेबिलिटी में भी आता है कि अगर वो फॉर्मुलेशन, या अगर हम विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी अगर मेंटेन नहीं रही तो वो प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी जब तक कि पेशेंट के पास पहुँचेगी। कोई भी डोजेज फॉर्म है, अगर वहाँ पे जो है अगर उसकी विस्कोसिटी में कोई फ़र्क आ जाता है या कोई चेंजेस आ जाती हैं या वो मेंटेन नहीं रही, तो वो प्रोडक्ट भी स्टेबल नहीं रहेगी। तो इसीलिए रियोलॉजिकल बिहेवियर का मालूम करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसकी टेस्टिंग की जाती है। पहले ही स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है। स्ट्रेस अप्लाई ही हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर बाद में जब तक कि वो पेशेंट के पास पहुँच रही है, उसकी विस्कोसिटी में कितना फ़र्क आ रहा है, या उसकी विस्कोसिटी कितनी है जो हमारी रिक्वायर्ड है, या उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो वो सब जो है हम विस्कोसिटी टेस्टिंग में देख रहे होते हैं कि जो भी फार्मास्यूटिकल में कोई भी फॉर्मुलेशन है तो पहले ही उसकी विस्कोसिटी पता करते हैं स्ट्रेस अप्लाई करके। अब जहाँ तक
स्ट्रेस की बात है या रेट ऑफ शेयर की बात है, तो उसमें जो विस्कोमीटर्स यूज होते हैं तो वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर और दूसरा है मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर। ये आगे मैंने स्लाइड्स ऐड की हुई हैं, इसमें विस्कोमीटर्स के नाम ऐड हैं सारे उसमें। तो सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर और मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर, इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर हम सिंगल पॉइंट की बात करें, सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म भी किया है इसका, जिसमें एक ही सिंगल रेट ऑफ शेयर अप्लाई होता है सिंगल। या मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर की बात करें तो उसमें एक से ज़्यादा रेट ऑफ शेयर होता है, सेवरल रेट ऑफ शेयर, वो आता है मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर्स में, जैसे रोटेशनल विस्कोमीटर्स होता है। लेकिन सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर है तो उसमें आपका ऑसवाल्ड आ जाता है, जिसमें सिंगल रेट ऑफ शेयर होगा और उसके अलावा फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर, क्योंकि रेट ऑफ शेयर सिंगल है लेकिन मल्टी पॉइंट में सेवरल रेट ऑफ शेयर है। नेक्स्ट, जनरल विस्कोमीटर्स एंड रियोमीटर टाइप्स। विस्कोमीटर्स या रियोमीटर्स वो वैसे तीन तरह के ही होते हैं अगर हम उनके फंक्शंस की बात करें तो। पहला है कैपिलरी इंस्ट्रूमेंट, सेकंड रोटेशनल इंस्ट्रूमेंट और थर्ड फॉलिंग और रोलिंग बॉल यूनिट्स। कैपिलरी इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो उसमें आपने ऑसवोल्ड देखा है, कैनन फेंस्की है, अपलोड है, वो कैपिलरी इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। और फॉलिंग और रोलिंग बॉल यूनिट, फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर स्टडी करेंगे हम इसमें। और रोटेशनल इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें आपके एक कप एंड बॉब एंड कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर्स आते हैं रोटेशनल इंस्ट्रूमेंट्स में। सबसे पहले कैपिलरी इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑसवॉल्ड है जो आपने लैब में ही परफॉर्म किया है उससे। उसके अलावा कैनन फेंस्की है, अब बिलोड कैपिलरी विस्कोमीटर्स हैं, ये बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और ऑसवॉल्ड को आपने करके ही देखा है परफॉर्म। और ये भी आपको पता है कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए होगा, ठीक है, और रेट ऑफ शेयर सिंगल है इसमें। This is mainly based on the principle of the measurement of the time taken for the liquid to flow between the marks. Measurement of time, कैपिलरी इंस्ट्रूमेंट है या ऑसवॉल्ड है या दूसरे जो इसमें मेंशन है, उसमें बेसिकली जो उनका प्रिंसिपल है वो यही है कि हम टाइम मेजर करते हैं। उसमें दो मार्क्स होते हैं, प्रेजेंट ऑलरेडी दो मार्क है, ए एंड बी। लिक्विड जो है या हमारा कोई सैंपल है वो बेसिकली हम यूट्यूब इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा ऑसवर्ड विस्कोमीटर, उसमें हम ऐड करते हैं और फिर एक फर्स्ट बल्ब से तो हम उसको मतलब दो उस बल्ब में हम सैंपल जो है वो डालेंगे और फिर उसके बाद सक करके उसको अपर मार्क से थोड़ा सा ऊपर लाया जाता है ताकि अपर मार्क से लोअर मार्क तक जो टाइम दे रहा है वो नोट किया जाए। तो प्रिंसिपल की बात की जाए तो वो यही है, दिस इज मेनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टाइम टेकन फॉर द लिक्विड टू फ्लो बिटवीन द मार्क्स। अपर मार्क है, लोअर मार्क है, डायग्राम में इसमें मेंशन हुआ हुआ है वैसे भी। The Oswald viscometer consists of a U tube with two bulbs, one is for sample। नजर आ रहे हैं आपको, दो बल्ब्स हैं, एक बल्ब में जो है वो सैंपल जो है वो हम ऐड करेंगे और फिर सक करके उसको जो है वो दूसरे बल्ब से अपर मार्क से थोड़ा सा ऊपर लाया जाता है। फिर जैसे ही अपर मार्क तक जो है वो थोड़ा सा टाइम हम नोट करते हैं वहां से कि अपर मार्क से लोअर मार्क तक कितना टाइम ले रहा है सैंपल जाने में। कैपिलरी ट्यूब इज फिक्स्ड, कैपिलरी ट्यूब प्रेजेंट है इसमें, जब ये कैपिलरी इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है इसको। The liquid sample is filled in the bulb X and the time is noted for the flow of sample from mark A to mark B। सैंपल यहाँ ऐड किया जाएगा यहाँ पे,
इसके बाद यहाँ सक करके हम लाते हैं सैंपल को। फिर स्टॉप वॉच के थ्रू जो है वो टाइम नोट करते हैं कि अपर मार्क से लोअर मार्क तक लिक्विड फ्लो होने में कितना टाइम ले रहा है। दिस इज देन रिपीटेड फॉर अ नॉन लिक्विड सच एज वाटर। अच्छा, हमने जब प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि इसमें वाटर यूज़ किया जाता है, वो नोन है। और सैंपल, क्योंकि हमें उसकी विस्कोसिटी मालूम करनी है तो वो अननोन है, तो हम नोन से जो है अननोन सैंपल की विस्कोसिटी मेजर करते हैं। Then the viscosity of the sample is expressed by the following formula. फिर बेसिकली परफॉर्मेंस के लिहाज से तो ये इतना ही है कि आपने जो है वो सैंपल ऐड करना है, फिर सब करके जो है वो अपर मार्क से लोअर मार्क तक टाइम नोट करना है, कितना टाइम वो ले रहा है। और फॉर्मूला क्या है इसका, ईटा 1, क्योंकि ये विस्कोसिटी ऑफ सैंपल है, हमें जो मालूम करनी है हमें, तो ये विस्कोसिटी ऑफ सैंपल है। और ईटा 2 ये है विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो नोन है। रो 1 T1 डिवाइडेड बाय रो 2 T2, where eta 1 is viscosity of the sample solution, जो हमें मालूम करनी है विस्कोसिटी ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। फिर है ईटा 2, ये है विस्कोसिटी ऑफ द वाटर जो कि नोन है। फिर है रो 1, दैट इज डेंसिटी ऑफ द सैंपल, ये भी हम मालूम करते हैं डेंसिटी, तो आपको मैंने करवाया भी था डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ सैंपल और डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों ही मालूम की जाती हैं। रो 1 है तो डेंसिटी ऑफ सैंपल, रो 2 है तो डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर है T1, T1 is the time taken to flow from mark A to mark B of the sample in seconds. टाइम आपने नोट किया था कि वो कितना टाइम ले रहा है, आपने सैंपल का भी टाइम नोट किया था और आपने वाटर का भी टाइम नोट किया था। मार्क ए से मार्क बी तक कितना टाइम ले रहा है, चाहे वो सैंपल हो चाहे वो वाटर हो, फिर उसको आपने कन्वर्ट किया था सेकेंड्स में। और फिर मैंने आपको कहा भी था कि आप उसकी 3 रीडिंग्स लीजिएगा और फिर उनका मीन लीजिएगा, और फिर उसको आपको सेकेंड्स में ही लेना था। तो ये वही चीज़ है यहाँ पे भी। T1 है टाइम टेकन टू फ्लो फ्रॉम मार्क ए टू मार्क बी ऑफ द सैंपल इन सेकेंड्स, और T2 that is time taken to flow from mark A to mark B of the water in seconds. T1 जो है आपने टाइम नोट करना है, सैंपल के लिए होगा ये कि मार्क ए से मार्क बी तक कितना टाइम ले रहा है, और T2 जो है वो होगा वाटर के लिए जो कि हमारा नॉन लिक्विड है। तो इसका जो टाइम आएगा वो कहलाएगा T2 और वो भी सेकंड्स में होगा। फिर इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ सैंपल आ जाएगा, विस्कोसिटी ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। बाकी सब तो हम परफॉर्मेंस के थ्रू हमें पता चल जाएगा कितना टाइम ले रहा है, चाहे सैंपल की बात हो चाहे वाटर की बात हो। और अगर डेंसिटी डेंसिटी भी जो है वो हम मालूम करेंगे सैंपल की वाटर की दोनों की। और फिर ईटा 2 जो कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर है वो भी नोन है। इन सब के थ्रू जो है वो फिर हमें पता चलेगा कि आपका जो सैंपल सॉल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी कितनी है। फिर नेक्स्ट, फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर। इसमें भी ग्रेविटी का ही इम्पैक्ट है, और ये भी न्यूटोनियन के लिए ही होता है क्योंकि सिंगल रेट ऑफ शेयर ही है, इसमें भी सिंगल शेयर रेट है। With these instruments, viscosities are determined by measuring the velocity of a ball falling in the liquid being studied. अब यहाँ पे है तो ग्रेविटी का ही इन्फ्लुएंस, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो है कि यहाँ पे एक बॉल यूज होगा, उसकी जो है, अब यहाँ पे जो बॉल है उसका टाइम नोट किया जाएगा कि 2 मार्क्स होंगे इसमें भी, अपर मार्क से लोअर मार्क तक कितना टाइम ले रहा है तो वो टाइम नोट किया जाएगा। With these instruments, viscosities are determined by measuring the velocity of a ball falling in the liquid being studied. और जो लिक्विड है जो हमें स्टडी करनी है उसकी विस्कोसिटी मालूम करनी है, तो जो सैंपल है हमारा उसमें से जो है वो उस बॉल के थ्रू, में नाम से ही जाहिर है फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर, मतलब जो बॉल है वो फॉल होगा, और उसमें भी 2 मार्क्स ही हैं।
एक मार्क से दूसरे मार्क तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम नोट होगा. This method is best suited for Newtonian liquid because it measures viscosities at a single shear rate. ये बात मैं आपको पहले ही बताई थी कि सिंगल शेयर रेट ही अप्लाई हो रहा है, बार बार अप्लाई नहीं हो रहा, एक ही दफा हो रहा है, सिंगल शेयर रेट. In this method, the metal or glass ball rolls down in a vertical glass tube which is filled with the sample solution. आपने देखा डायग्राम में भी कि इसमें ग्लास ट्यूब प्रेजेंट है और एक जैकेट है पूरा. और जो बॉल है वो यूज होगा इसमें. वर्टिकल ग्लास ट्यूब है जिसमें सैंपल सोल्यूशन जो है वो हमारा फिल्ड है. द बॉल इज देन इमर्स इन द सैंपल सोल्यूशन. इसमें इस सैंपल सोल्यूशन में जो है वो बॉल को इमर्स किया जाएगा. बॉल जैसे यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, सैंपल जो है वो उसमें फिल हुआ. अब उसमें बॉल जो है वो इमर्स किया. इमर्स किया तो बॉल जो है वो नीचे आ गया. The temperature of the sample tube is maintained with the water jacket surrounding the sample tube. टेम्परेचर भी जो है वो हमें इसमें मेंटेन करना है. ठीक है, तो वो मेंटेन होगा इसमें भी विद द वाटर जैकेट जो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है सैंपल ट्यूब के सराउंडिंग में. देन आफ्टर अटेनिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम द होल सिस्टम इज इन्वर्टेड. अब बॉल जो है यहाँ आ गया था. ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन हुआ अब ये पूरा सिस्टम जो है ये इन्वर्ट होगा. जैकेट या ट्यूब है, इन्वर्ट होंगी. Then after attaining the temperature equilibrium, the whole system is inverted. That is, the ball is placed at the top of the solution and the time taken for the ball to fall between two mark is noted. अब इन्वर्ट किया, ट्यूब है, जैकेट है, पूरा जो है वो प्रोसेस जो है वो इन्वर्ट हुआ. अब बॉल जो है वो क्या है, अब ऊपर से, ठीक है, टॉप से बॉटम आएगा. Ball is placed at the top of the solution and the time taken for the ball to fall between two marks is noted. यहाँ पे भी दो मार्क्स होंगे. अपर मार्क से लोअर मार्क तक जो टाइम होगा बॉल जो फॉल होगा वो टाइम नोट किया जाएगा. तो इस तरह जो है वो हमें इसकी भी विस्कोसिटी पता चल जाएगी. लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि एक फॉलिंग बॉल यूज़ हो रहा है, जबकि ये तो ऑक्सफोर्ड का तो आपने करके ही देखा है लैब में. इस तरह जो है वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स की जो है वो विस्कोसिटी मालूम की जाती है. और जो रेट ऑफ शेयर है वो सिंगल है, इसमें मल्टीपल नहीं है. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर की बात करेंगे जिसमें कप एंड बॉब और कॉर्न एंड प्लेट आ जाता है. या अगर हम बात करें रोटेशनल विस्कोमीटर की तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.